दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। वास्तविक संख्याएं में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अगर दोस्तों आप लोग पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर चौथे से स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारे पास चौथा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि HCF 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है। तो इसमें कह रहा है LCM 306 कामा 657 ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों इसमें मिला जुलाकर हमसे ये बोला गया है कि यदि 306 कामा 657 का HCF 9 है तो 306 कामा 657 की LCM कितना होगा। ठीक है, हमको LCM इसमें ज्ञात करके बताना है। तो चलते इसको हम लगाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हम? हल। और हल में लिख लेंगे दिया है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? दिया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पहला जो नंबर है ये पहला संख्या है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास दिया है N1। ठीक है, मान लेते हैं पहला संख्या क्या है हमारा? N1। तो N1 हमारे पास कितना दिया गया है? 306। तो लिखेंगे यहाँ पर 306। N2 मतलब दूसरी संख्या, तो N2 मतलब दूसरी संख्या हमारे पास यहाँ कितना दिया गया? 657। तो लिखेंगे 657। ठीक है, फिर HCF बराबर कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। इसका मतलब HCF भी हमारे पास है, तो HCF बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 9। तो यहाँ लिख देंगे 9। हमसे पूछ क्या रहा है? LCM पूछ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम LCM बराबर क्वेश्चन मार्क। हमने क्या बताया? हमारे पास दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्याओं का हमारे पास CF 9 था और इन दोनों संख्याओं के LCM हमसे पूछ रहा था। तो हमने मान लिया पहली संख्या N1 बराबर हमारा कितना है? 306 है, और दूसरी संख्या N2 बराबर हमारा कितना है? 657 है, और इसका CF 9 था तो हमने CF बराबर 9 लिख दिया। हमसे LCM पूछ रहा था तो LCM बराबर क्वेश्चन मार्क हम लगा दिए। ठीक है, अब दोस्तों एक फार्मूला होता है। ठीक है, एक फार्मूला हमारा क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल बराबर, ठीक है, हमारा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारा क्या होता है? ये होता है HCF गुणे LCM के बराबर। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताया था, जब HCF निकालना था और LCM और उसकी जांच करना था, तो वह हमने बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुणे LCM। तो यही फार्मूला हमारे पास लगाना है, क्योंकि हमारे पास दो संख्या है। ठीक है, तो यही फार्मूला हम लगाएंगे। दो संख्याएं इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो मान लेते हैं पहला संख्या हमारा क्या है? N1 है, गुणे में दूसरी संख्या मान लेते हैं क्या है? N2 है, और बराबर का सिंबल हो जाएगा। HCF है तो यहाँ HCF लिख देंगे, और गुणे में यहाँ पर LCM है तो हम LCM लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो N1 का मतलब पहली संख्या, तो N1 हमारे पास कितना है? 306। तो यहाँ हो जाएगा 306, गुणे में N2 मतलब दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना है? 657। तो हो जाएगा 657, बराबर तो बराबर का सिंबल लगा देंगे। यहाँ पर हमारे पास HCF लिखा गया है, तो HCF हमारे पास 9 है, तो यहाँ हो जाएगा 9, गुणे में हमारा है LCM है, तो LCM को ऐसे हम उतार देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको हम सीधा लिख लेते हैं, इसको इधर लिख देते हैं और इसको उधर लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको इस साइड में हम लिख लेंगे 9 गुणे LCM बराबर। ठीक है, बराबर में क्या हमारा नंबर है? 306 गुणे में 657। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों संख्याओं का पक्षांतर नहीं किया गया है। ठीक है, केवल इसको हम इस साइड में लिख दिए और इसको हम इस साइड में लिख दिए। ठीक है, अब हमको यहाँ पर LCM निकालना है, तो LCM को यहाँ रख लेंगे। हो जाएगा LCM बराबर, अब LCM के बराबर कितना है? देखो 306 गुणे में 657। ठीक है, अब ये गुणा है तो गुणा किस में चला जाता? भाग। भाग का मतलब उसके बटे में चला जाएगा, तो बटे में क्या जाएगा हमारा? 9 जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आएगा। फिर हमारा हो जाएगा LCM बराबर, अब हम 9 का भाग 306 में देंगे तो ये हमारा जाएगा 34 बार। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 34। देखो सबसे पहले हम 9 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 9 त्रिक 27, 30 था, 27 को निकाल देंगे तो बगल में कितना बनेगा? 3 बन जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा। फिर हम 9 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 9 चौक 36, मतलब मिला जुला कर जब हम 9 का भाग 306 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 34 बार। तो ऊपर 34 है
तो लिख देंगे हम 34 और गुणे में बगल में हमारा कितना 657, तो हो जाएगा यहाँ पर 657। ठीक है, इतना समझ में आया। इतना होने के बाद दोस्तों फिर हम यहाँ लिखेंगे LCM बराबर, अब 34 का गुणा हम 657 में करा देंगे, जितना हमारा आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अब हम 34 गुणा जब 657 में कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22,338, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर भी होगा। इस प्रकार हमारा 306 और 657 का एलसीएम कितना होगा, 22,338। आशा करता हूं आप लोग को चौथा नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम 5वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए तो दोस्तों इसके बाद हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है। 5वें नंबर में दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, इसमें बताना है कोई प्राकृतिक संख्या जो n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो इसका दोस्तों आंसर हमारा होगा, हल होगा। इसमें बताएंगे यदि कोई संख्या, ठीक है, क्या बताया जाएगा इसमें, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है, क्या 0 पर समाप्त होती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहे तो जब उसका अभाज्य गुणनखंड करे तो हमारा 2 गुणे 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। मतलब जब इसका इसमें गुणा करा दें 2 के पावर n हो जाएगा, गुणे में 5 के पावर n हो जाएगा। अगर इस रूप का रहेगा तभी वो संख्या हमारा 0 पर समाप्त होगा, अगर नहीं रहेगा तो 0 पर समाप्त कभी भी नहीं हो सकता। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड जो हो वो हमारा 2 गुणे 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। परंतु यहाँ हम देख रहे हैं, परंतु हमारा 6 के पावर n, अब 6 के पावर मतलब 6 को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। ठीक है, 2 3 6 हो गए ना, तो 6 के पावर n बराबर 2 गुणे 3 के पावर हमारा n, अर्थात 2 गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, इसका जब अभाज्य गुणनखंड किए तो हमारे क्या मिला, 2 गुणे में 3 मिल रहा है, ना कि 2 गुणे में 5। ठीक है, तो ही हमने लिखा परंतु 6 के पावर n बराबर 2 गुणे 3 के पावर n, अर्थात 2 गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है। मतलब जो 6 का अभाज्य गुणनखंड है इस रूप का नहीं है। इसलिए किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिला जुलाकर अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहेगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तभी वो हमारा संख्या 0 पर समाप्त होगा, अगर ऐसा नहीं रहेगा तो वो नहीं होगा। तो हमसे पूछा गया था 6 के पावर जो n है वो 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, तो हमने चेक किया, इसका जब अभाज्य गुणनखंड किया तो हमको क्या मिला, 2 गुणे में 3, ना कि हमको 2 गुणे में 5। ठीक है, 2 गुणे 5 के रूप का ये नहीं था, इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये 5वां क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इस वीडियो में आप लोग को पर्सनली 1.1 का चौथा नंबर और 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझाया। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब इस प्रश्नावली के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।